आज की यह वीडियो बीए, बीएससी, बीकॉम के सेकेंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली, क्योंकि आज की इस वीडियो में बात करेंगे को करिकुलर यानी कि अनिवार्य प्रश्न पत्र, जिसका नाम है फर्स्ट एड एंड हेल्थ, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक चिकित्सा तथा स्वास्थ्य। क्योंकि ये अनिवार्य प्रश्न पत्र होता है, हर सेमेस्टर में आपको इसकी परीक्षा कंपलसरी होती है, देनी होती है। तो उसी से जुड़े क्वेश्चन और आंसर होंगे, और ये सारे क्वेश्चन बहुविकल्पी यानी कि ऑब्जेक्टिव होती है, आप सभी को मालूम ही है। तो चलिए आते हैं हम क्वेश्चन आंसर पे। ओके, पहला प्रश्न है आज की इस वीडियो का कि दाहिने फेफड़े में कितने लोब होते हैं। ठीक है, तो भाई फेफड़ों के बारे में तो आप लोगों को मालूम है, मनुष्य के शरीर में फेफड़े होते हैं। ठीक है, तो दाहिने फेफड़े में कितने लोब होते हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फेफड़ा तो आप लोग समझ आ रहा, लोब क्या है। तो लोब मैं आपको बता दूं, फेफड़े में ही एक मतलब कि शरीर का आपके अंग का एक मतलब कि अंग जो होता है उसका एक पार्ट होता है, एक भाग होता है। ठीक है, अंदर ही आपके बॉडी के। ओके, फेफड़े के साइड में। ओके, तो वहीं पर एक लोब होता है जो कि आपके अंग का ही पार्ट होता है, जो कि गोलाकार होता है। ठीक है, उसको लोब बोलते हैं। और दाहिने फेफड़ों में जो लोब होते हैं वो आपको बताना है कितने होते हैं, 4 होते हैं, 2 होते हैं या 3 होते हैं। इसी तरह के ऑप्शन दिए जाएंगे अगर प्रश्न आया तो। फिलहाल सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। दाहिने फेफड़े में लोबों की संख्या 3 होती है। अगर यही क्वेश्चन आ गया इसकी भाई बाएं यानी कि बाएं फेफड़े में कितने लोब होते हैं, आपने भाई क्वेश्चन तो जान लिया दाहिने फेफड़े में कितने लोब होते हैं, उसका उत्तर जान लिया कि 3 होते हैं। लेकिन यहीं पर आ गया क्वेश्चन कि बाएं फेफड़े में कितने लोब होते हैं, तो वहां पर आपको सिलेक्ट करना 2। दाहिने फेफड़े में 3 लोब होते हैं और बाएं फेफड़े में 2 लोब होते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि नाक के अंदर पतले बाल क्या हैं, यानी कि नाक के अंदर आप लोगों बहुत लोगों के अंदर बाल आ नहीं जाते हैं नाक के अंदर। ठीक है, जो आपका नाक होता है, तो वो क्या है, बलगम है, सीलिया है, और टंसिलिस। ठीक है, और या फिर श्लेष्मा झिल्ली है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो सही है उसे आपको बताना होगा। तो चलिए बताइए, अगर आपको मालूम है तो सही जवाब। तो सही जवाब अगर आपको मालूम तो जरूर बताएं। ठीक है, तो फिलहाल इसका सही उत्तर हो जाएगा, ना तो ये बलगम होगा, ना तो श्लेष्मा झिल्ली होगा, और ना ही टंसिल्स होगा। सही उत्तर हो जाएगा सीलिया। नाक के अंदर पतले बाल क्या हैं, ये जो है वो है क्या, ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये है सीलिया। ओके, अगला प्रश्न है कि वॉइस बॉक्स के लिए चिकित्सा शब्द कौन सा है। वॉइस बॉक्स के लिए तो ध्यान रखेंगे, वॉइस बॉक्स के लिए जो चिकित्सा शब्द है वो है स्वर यंत्र। कौन सा, ब नंबर सही जवाब होगा स्वर यंत्र। अगला कि विंड पाइप के लिए चिकित्सा शब्द कौन सा है। तो विंड पाइप के लिए, तो जो विंड पाइप होती है इसके बारे में जान लीजिए। तो विंड पाइप जो होती है मनुष्य में, पशुओं में, पक्षियों में सांस लेने की या फिर श्वास लेने की नलिका होती है। ठीक है, विंड पाइप। तो विंड पाइप के लिए चिकित्सा शब्द कौन सा है इन ऑप्शन में से, तो ध्यान रखेंगे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, श्वास नली। कौन सा, श्वास नली। अगला है कि फेफड़ों में हवा को अंदर और बाहर लाने की प्रक्रिया क्या है। तो जब आप सांस लेते तो आप लोग देखते हैं फेफड़ा एक बार आपका फूलता है, एक बार डाउन होता है। ठीक है, तो फेफड़ों में हवा को अंदर और बाहर लाने की प्रक्रिया जो होती है ये क्या है, ये आपको बताना है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, सांस लेना। ठीक है, आप सांस लेते नहीं तो हवा अंदर बाहर जाती है, तो सही जवाब इसका हो जाएगा द नंबर। इसी तरह के प्रश्न आएंगे परीक्षा में, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि खांसी और घबराहट की विशेषता श्वास विकार है। तो कौन सा सही जवाब हो जाएगा, घरघराहट है। ठीक है, घरघराहट नहीं है, घराहट है। तो खांसी और घरघराहट की विशेषता श्वास विकार कौन सा है। तो फिलहाल इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, अस्थमा जिसको बोलते हैं। ठीक है, अस्थमा आपने सुना होगा। ठीक है, उसको अस्थमा बोलेंगे। अगला है कि बच्चों में इक्विट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम क्या है। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, ये है क्रूप। ठीक है, ध्यान रखेंगे सही जवाब क्रूप हो जाएगा। हालांकि क्वेश्चन बहुत कम आता है, इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन है तो उत्तर बताना तो बनता ही है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर जिस प्रणाली के बिना सांस नहीं ले सकता वो कौन सा है। मतलब कि जिससे मनुष्य सांस नहीं ले सकता वो कौन सी प्रणाली है, उसको क्या कहा जा सकता है, वो कौन सा है फिर। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, यह है श्वसन प्रणाली। क्या है, श्वसन प्रणाली, जिसके माध्यम से लोग सांस लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि श्वसन प्रणाली, श्वास नली, फेफड़े और ये जो सब चीज़ें होती हैं ये किससे बनी होती हैं। श्वास प्रणाली, श्वास नली, फेफड़े जो हैं ये आप सभी को ध्यान रखना है,
ये बने होते हैं डायफ्राम से। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, ये सब बने होते हैं डायफ्राम से, याद रखेंगे। बी नंबर सही जवाब होगा, यानी कि बा नंबर। अगला है कि जब आप हवा में सांस लेते हैं तो आप अपने फेफड़ों में ऑक्सीजन लाते हैं। ठीक है, मतलब कि जब आप सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लाते हैं, और जब सांस शरीर से के बाद पहले सांस लिया, उसके बाद पेट में गई, फिर निकली। ठीक है, तो आज जो सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन आता है, लेकिन जो बाहर निकलता है वो क्या निकलता है, वो कौन सी मतलब कि गैस होती है। जब सांस लेते तो ऑक्सीजन होता है, लेकिन जो निकलती है, देखिए तुरंत हमने सांस लिया तो ऑक्सीजन गई, उसके बाद निकल गई, तो ये क्या निकलने वाली गैस कौन सी, इस बात को ध्यान रखेंगे। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसको कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। आप सभी जानते भी होंगे, नहीं जानते तो जान लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जब आप श्वास लेते हैं, यानी कि सांस लेते हैं, तो आपके फेफड़े फूल जाते हैं, ठीक है, डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, क्या होता है। तो जब भी आप सांस लेते हैं या फिर श्वास लेते हैं, ठीक है, तो आपके जो फेफड़े हैं वो फूल जाते हैं। ठीक है, आ नंबर सही जवाब होगा। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताने का प्रयास कर रहे हैं, और इन सभी प्रश्नों का उत्तर तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, करीब करीब 100 क्वेश्चन है। उसके अलावा हम आप सभी को एक बेसिक टिप्स बताएंगे, ट्रिक्स बताएंगे कि आप परीक्षा में कैसे पास हो सकते हैं इस वाले में। ठीक है, फर्स्ट एड में बहुत ही जानदार ट्रिक है। जो छात्र वीडियो को कंप्लीट देखेंगे उन्हीं को ट्रिक्स बदलेगी, वो 100% वर्किंग ट्रिक है, कोई हवा हवाई में नहीं बात करते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन पे, ट्रिक हम बाद में बताएंगे, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। प्रश्न ये है कि फेफड़ों में हवा की छोटी थैली का नाम क्या है। फेफड़ा जो होता है, इसमें हवा की एक छोटी थैली होती है, उसको किस नाम से जानते हैं, जहां पर हवा जाती है। तो ध्यान रखेंगे, इसको कहा जाता है ठीक है, एल्वियोली। ठीक है, एल्वियोली कहा जाता है। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। अगला क्वेश्चन की डॉट 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 फेफड़े के लिए अच्छा नहीं है, कौन सी चीज फेफड़ों के लिए अच्छी नहीं है आपकी जो बॉडी में से, ठीक है, फेफड़े होते हैं। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर धूम्रपान। धूम और पान जो करते हैं लोग, मसाला खाते हैं, कैप्टन पीते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, इस तरह के बहुत सारे जो धूम्रपान वाली चीज़ें होती है आपके फेफड़ों के लिए अच्छी नहीं है, नुकसानदायक है। तो सही जवाब हो जाएगा सा नंबर, क्योंकि धूम्रपान आपके फेफड़ों के लिए अच्छा नहीं है। अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि श्वास नली को और किस नाम से जाना जाता है, फिर और क्या कहा जाता है, या फिर श्वास नली को किस नाम से और भी कहा जाना जाता है, फिर कहा जाता है। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ध्यान रखेंगे, बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपको मालूम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करें। तो उसको कहेंगे विंड पाइप। इंग्लिश में विंड पाइप बोलते हैं और हिंदी में श्वास नली बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसका नंबर सही जवाब होगा। अगला है कि फेफड़ों में बलगम और गंदगी को बाहर रखने वाले छोटे बाल को क्या कहा जाता है, फिर छोटे बाल क्या कहलाते हैं। तो ध्यान से इसका उत्तर सुन लीजिए, महत्वपूर्ण है। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, उसको कहेंगे सीलिया। ठीक है, वो क्या कहलाता है, छोटे बाल सीलिया कहलाते हैं। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि वॉइस बॉक्स जो कि आपके फेफड़ों के पास ही होता है, वहीं पर ये फिल्टर मतलब कि आपके सांस लेने में ही इसका योगदान होता है। तो वॉइस बॉक्स को डॉट डॉट के रूप में भी जाना जाता है, और किस रूप में जाना जाता है वॉइस बॉक्स को, तो जान लीजिए आज आप सभी। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, उसको जानेंगे हम स्वर यंत्र के नाम से। स्वर यंत्र के नाम से बा नंबर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि जैसे ही आप सांस लेते हैं या सिकुड़ता है और आपके फेफड़ों को हवा भरने के लिए जगह देता है, उसको क्या कहा जाता है। तो सही जवाब इस प्रश्न का आपको बताना होगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, इसको कहेंगे डायफ्राम। क्या कहेंगे, डायफ्राम। तो जैसे आप सांस लेते हैं तो सिकुड़ता है और आप फेफड़ों को हवा भरने के लिए जगह देता है, इसको हम कहेंगे डायफ्राम, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है कि जब आप सांस लेते हैं तो क्या होता है। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, फिलहाल मैं आपको सही जवाब बता दे रहा हूं। जब आप सांस लेते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, जब आप सांस लेते हैं तो आपका डायाफ्राम सिकुड़ जाता है और आपकी जो पसली है वो फैल जाती है। ये सही जवाब होगा बा नंबर, बाकी सब रॉन्ग है, यही सही है जवाब। ठीक है, बा नंबर। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि वायु आप यानी कि हवा आपके फेफड़ों में डॉट डॉट किस माध्यम में प्रवेश करती है। जो हवा होती है आपके फेफड़ों में किस माध्यम से प्रवेश होती है, वो माध्यम बताइए। ठीक है, तो बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, ध्यान से सुन लीजिएगा। इसका नाम है ट्रेकिया। ट्रेकिया के माध्यम से आपके शरीर में, ठीक है, आपके फेफड़ों में जो वायु है वो प्रवेश करती है, एंट्री करती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे,
ट्रेकिया। सही जवाब आ नंबर। अगला है कि मनुष्य के पास कितने फेफड़े होते हैं। बहुत ही कॉमन, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, सभी जानते हैं, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जो सिंपल सा प्रश्न है फिर भी इसका उत्तर नहीं जानते होंगे, लेकिन आज आप लोग जान लीजिए। मनुष्य के पास जो फेफड़े होते हैं उनकी संख्या होती है 2। एक होता है राइट, एक होता है लेफ्ट, 2 फेफड़े होते हैं, जान लीजिए। मनुष्य द नंबर सही जवाब होगा। अगला है कि ब्रोंकियल ट्यूब क्या है। आपके बॉडी में जो ब्रोंकियल ट्यूब होता है आपके पेट वाले एरिया में, ठीक है, यानी कि खास करके जो आप जिस सांस लेते हैं फेफड़ों के पास, तो ब्रोंकियल ट्यूब क्या है, तो ये भी आपके सांस लेने के माध्यम काम आता है और फेफड़ों से संबंधित है। अभी आप जान जाएंगे। सही उत्तर इसका हो जाएगा, बहुत सारे ऑप्शन है, जो सही होगा उसे आप लोगों को टिक करना होता है। इसी तरह हम तो अभी उत्तर बता दे रहे हैं, लेकिन जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो इसी तरह प्रश्न रहेंगे, आपको उत्तर बताने वाला तो कोई नहीं रहेगा। वहाँ पर सिर्फ आपका दिमाग काम करेगा कि कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। अगर आप पढ़े रहेंगे तभी आप लोग जवाब दे पाएंगे। तो फिलहाल इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। ब्रोंकियल ट्यूब आपके फेफड़ों के अंदर वायु मार्ग है। क्या है? वायु मार्ग, यानी कि हवा जाने का रास्ता है। ठीक है, कौन? ब्रोंकियल ट्यूब। इस बात को ध्यान रखेंगे, जो आप सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी मांसपेशियां आपको सांस लेने और छोड़ने की अनुमति देती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही कॉमन प्रश्न है, आपको जानना चाहिए। वैसे भी परीक्षा में आए या ना आए उसका मैटर अलग है, लेकिन आपको जनरल नॉलेज के लिए इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहिए भैया। तो फिलहाल इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। ठीक है, वे मांसपेशियां जो आपको सांस लेने और छोड़ने की अनुमति देती हैं वह है डायफ्राम। ध्यान रखेंगे, डायफ्राम। सही जवाब द हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि जो शरीर द्वारा संचित नहीं किया जा सकता वो क्या है। तो जो शरीर द्वारा संचित नहीं किया जा सकता वो है ऑक्सीजन को शरीर द्वारा संग्रहित नहीं किया जा सकता। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? द नंबर। प्रश्न को फिर से समझ लीजिए, जो शरीर द्वारा संचित नहीं किया जा सकता उसको बताना है, तो वो है ऑक्सीजन को शरीर द्वारा संग्रहित नहीं किया जा सकता। सही जवाब ए हो जाए, मतलब कि द नंबर होगा। अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि जब आप सांस छोड़ते हैं तो शरीर किस गैस के छुटकारा पाता है। जब आप सांस लेते हैं तो कौन सा जो गैस है वो छुटकारा पाता है। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, दिमाग लगाने वाली बात है, वैसे आप जानते भी होंगे, नहीं जानते तो जान लीजिए आज। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। जब आप सांस छोड़ते हैं तो आपके शरीर को कार्बन डाइऑक्साइड गैस से छुटकारा मिलता है। आप ऑक्सीजन लिए, ठीक है, लिया, उसके बाद छोड़ा, तो जो छोड़ेंगे वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा। ठीक है, तो छुटकारा किसको मिला? कार्बन डाइऑक्साइड को, क्योंकि आपने ऑक्सीजन ग्रहण किया। ये समझ लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि एल्वियोली क्या है। ठीक है, एल्वियोली के बारे में जानकारी लीजिए। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। एल्वियोली फेफड़ों में छोटी सी थैली होती। ध्यान रखेंगे, प्रश्न आ जाए कि एल्वियोली क्या है, तो आपको ध्यान रखना है आपके बॉडी में फेफड़ों के पास एक छोटी सी थैली होती है जिसको एल्वियोली के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि धूम्रपान करने से कौन सा रोग हो जाता है या फिर कौन सा रोग हो सकता है। तो जो आप धूम्रपान कहेंगे, पान, गुटखा, मसाला, ड्रिंकिंग करते हैं, शराब पीते हैं, ठीक है, जितने भी ड्रिंकिंग मतलब कि नशे वाली चीज़ें धूम्रपान करते हैं, उसे कौन सा रोग हो सकता है। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर धूम्रपान से होने वाला रोग है वात स्फीति। ठीक है, स्फीति ये रोग हो जाता है। हालांकि और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन आप ये वाला टिक करिएगा अगर इस तरह के ऑप्शन आए तो। अगला है कि लेटने से सांस लेने में तकलीफ होती है। लेटने से सांस लेने में तकलीफ होती है तो किस वजह से। ठीक है, तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ध्यान रखेंगे, आर्थोपेनिया। सही जवाब हो जाएगा आर्थोपेनिया। ठीक है, सांस लेने में तकलीफ होती है, इसका कारण है आर्थोपेनिया। अगला है कि सीने में तेज दर्द, बुखार और उथली सांस किसके लक्षण है। मान लीजिए आपको तेज बुखार भी है और सीने में दर्द भी है, ठीक है, तो ये सब चीज़ किस चीज़ के लक्षण है, तो जान लीजिए आज। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। ये जो लक्षण है वो हैं, ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तर भी है। ठीक है, फुफ्फुस के लक्षण है। ठीक है, फुफ्फुस के लक्षण है और ध्यान रखेंगे एक बीमारी है। फिर आप लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर फुफ्फुस जो है, मतलब कि जब आपको समस्या होती है तो ये सांस लेने के लिए एक जरिया होता है जो कि फेफड़े
भी बताया जाता है इसको, ठीक है। तो फेफड़ा और प्लस फुसफुस दोनों सिमिलर हैं, तो वहाँ पर ये थोड़ी बहुत दिक्कत होती है तो उसको फुसफुस कहा जाएगा, ठीक है। अगला है कि ऊपरी श्वसन पथ को साफ करने के लिए एक होगा, इसमें से कौन सा, मतलब कि ऊपरी श्वसन पथ को साफ करने के लिए क्या होगा, यहाँ पर कौन सी ऐसी चीज़ है। तो ध्यान रखेंगे, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा छींक। छींक की वजह से क्या होता है, ऊपरी श्वसन पथ जो यानी कि रास्ता जो होता है वो पूरी तरह साफ हो जाता है, जितने भी बैक्टीरिया पे जितनी भी चीज़ें होती हैं वो तुरंत निकल जाती हैं, ठीक है। तो सही जवाब इसका हो जाएगा छींक, जवाब लेते हैं, ठीक है। अगला है कि प्रेरणा के दौरान कौन सी कमी होती है। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, वक्षीय दबाव कम हो जाता है, ब नंबर सही जवाब होगा। अगला है कि वास्तविक गैस विनिमय कहाँ होता है। तो वास्तविक गैस जो विनिमय है वो होता है एल्बियोली में। कहाँ होता है, एल्बियोली में, ध्यान रखेंगे, सही जवाब द होगा। अगला है कि शंख का कार्य है। तो शंख का कार्य क्या है ये आपको बताना है। तो फिलहाल इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, अधिक वायु संचलन की अनुमति देने के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाने के लिए शंख कार्य करता है, सही जवाब बा हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि ऑक्सीजन के लिए रसायन ग्राही पाए जाते हैं। ऑक्सीजन के लिए रसायन ग्राही पाए जाते हैं कौन से, महाधमनी, फेफड़े, कैरोटिड धमनी, ठीक है, कैरोटिड धमनी, इनमें से कौन सा सही होगा। तो ऑक्सीजन के लिए रसायन ग्राही जो पाए जाते हैं, ठीक है, वो पाए जाते हैं, ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए, ठीक है। चलिए बताइए अगर आपको मालूम है, कमेंट सेक्शन में आप याद दे सकते हैं। फिलहाल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, क्योंकि ऑक्सीजन के लिए जो रसायन ग्राही मतलब कि जो जाता है, ठीक है, फेफड़ों के माध्यम से ऑक्सीजन जाता है, रास्ता है, ठीक है। अगला है कि बैरल चेस्ट से क्या तात्पर्य है। जो बैरल चेस्ट है इसका क्या मतलब है। तो बैरल चेस्ट का जो मतलब होता है, ध्यान रखेंगे, वो होता है एल्वियोली की लोच कम हो रही है, ठीक है। बैरल चेस्ट का मतलब, जो चेस्ट का मतलब ये हुआ कि एल्वियोली की लोच कम हो रही है, तो इसको हम बैरल चेस्ट बोलेंगे, ठीक है। अगला है कि रक्त कोशिका पर ऑक्सीजन किससे बंधती है। तो रक्त कोशिका पर ऑक्सीजन जो बंधती है वो बनती है, ठीक है, बंधती है हीमोग्लोबिन, ठीक है, किससे, हीमोग्लोबिन से, ध्यान रखेंगे। अगला है कि खड़े होने पर श्वसन यानी कि सांस होती है उच्च, निचला, अपरिवर्तित, उपर्युक्त में से सभी। तो खड़े होने पर श्वसन जो होता है, ध्यान रखेंगे, वो होता है उच्च, ठीक है, आ नंबर सही जवाब। अगला है कि रक्त और कोशिकाओं के बीच गैस विनिमय है। तो रक्त और कोशिकाओं के बीच गैस जो विनिमय होती है वो होती है आंतरिक श्वसन में, ठीक है, कहाँ पर, आंतरिक श्वसन। अगला है कि स्वर यंत्र ध्वनि कैसे उत्पन्न करता है। जो स्वर यंत्र होता है वो ध्वनि कैसे यानी कि आवाज़ कैसे उत्पन्न करता है। तो ध्यान रखेंगे, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, ठीक है, कंपन करता है, ठीक है, क्या करता है, वाइब्रेट, कंपन करता है, वाइब्रेट या फिर वाइब्रेशन जिसको आप लोग बोलते हैं। अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि शरीर का वह भाग जिसमें नाक, मुंह, ग्रसनी, एपिग्लोटिस, स्वर यंत्र और श्वास नली होते हैं, वो कौन सा मतलब कि भाग कहलाता है। तो ध्यान रखेंगे, सही जवाब हो जाएगा, आप सभी बताइए अगर आपको राइट आंसर मालूम है तो। सही जवाब हो जाएगा फिलहाल ऑप्शन नंबर सा, अपर ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। कौन सा, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, सही जवाब सा नंबर होगा। अगला है कि संक्रामक रोगों के फैलने से रोकने के लिए कौन सा उपाय है। तो इनमें से जो उपाय है वो है भैया उपरोक्त में से सभी, पृथक्करण भी है, सूचना भी है, प्रतिरक्षण भी है, ठीक है। तो ये सभी, कोई भी रोग है, कोई संक्रमण फैलने के लिए उपाय है कि सबको सूचना देनी चाहिए, जानकारी देनी चाहिए, ताकि अधिक लोगों में न फैल सके और उसका रोकथाम करना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि आंत, ज्वर, विसूचिका, पेचिश, अतिसार आदि के रोगी के मलमूत्र का निसंक्रमण करने के उपयोग में होता है, ठीक है। तो इन सभी का जो उपयोग में होता है उसका नाम बताना है कि इन सभी का जो उपयोग है वो किस चीज़ के लिए होता है, ठीक है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, वो होता है कार्बोलिक एसिड के लिए। क्या होता है, कार्बोलिक एसिड के लिए, ब नंबर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि डिप्थीरिया रोग फैलता है। तो डिप्थीरिया जो रोग है वो फैलता है जीवाणुओं के कारण, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। अगला प्रश्न है कि खफरा रोग का उद्भवन काल
कितने दिन तक होता है। तो खफरा जो हो जाता है तो ये कम से कम आपका जो है वो 7 से 14 दिन तक चलता है, ठीक है। अगला है कि डिक टेस्ट किया जाता है। तो जो डिक टेस्ट है ये किया जाता है स्कारलेट ज्वर होने पर, यानी कि बुखार होने पर, ठीक है। आ नंबर सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि चिकन पॉक्स का उद्भव काल बताइए, यानी कि जो चिकन पॉक्स हो जाता है जो बीमारी है इसका तो समय रहता है कितने दिन तक अप्रोक्स रहता है। तो ये होता है 10 से 12 दिन तक इसका जो है वो कार्यकाल रहता, समय रहता है। अगर आप सही ट्रीटमेंट करा रहे हैं, तब नहीं करा रहे हैं तो बढ़ भी सकता है। अगला है कि नेत्र की भांति इंद्रियां क्या हैं। तो नेत्र यानी आंखों की भांति जो इंद्रियां हैं वो हैं क्या, नेत्र की भांति इंद्रियां हैं कौन, कान, ठीक है। अगला कि आकार व आकृत के आधार पर शरीर में कितनी हड्डियां हैं। आकार व आकृत के आधार पर शरीर में कितनी हड्डियां हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। सही जवाब इसको अगर आप मालूम है तो जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। 6, ठीक है, ध्यान रखें कितनी है, 6 प्रकार की। अगला है कि एक नकसीर है। तो एक नकसीर है वो है एपिस्टा, क्या है, एपिस्टा किक्स। सही जवाब आ हो जाएगा। बहती नाक के लिए चिकित्सा शब्द कौन सा है। तो जुकाम हो जाता है तो बहने लगती है नाक, तो उसके लिए चिकित्सा यानी कि वैज्ञानिक या फिर जो मेडिकल लाइन में शब्द है वो कौन सा है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, वो है राइनोरिया, ठीक है। बोलते आप किसी को बोलिए राइनोरिया हो गया तो समझ ही नहीं पाएगा, जब आप बोलेंगे नाक बह रही तब समझेगा कि हाँ भाई नाक बह रही, लेकिन उसको बोलते हैं चिकित्सा भाषा में राइनोरिया। अगला क्वेश्चन है कि ब्रोंकियल दीवारों की सूजन है। तो ब्रोंकियल दीवारों की सूजन कौन सी है, यहाँ पर आपको बताना है। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। कौन सा होगा, बा नंबर, ब्रोंकाइटिस और बिनी, ठीक है। ब्रोंकियल के बारे में मैंने आपको बताया जो कि आपके फेफड़ों से संबंधित ही है, ठीक है। अगला है कि फुफ्फुस आवरण में दर्द को क्या कहते हैं। तो जब फुफ्फुस आवरण में दर्द होता है तो उसको कहते हैं, ध्यान रखेंगे, उसको कहेंगे हम लोग फुफ्फुसोथ, ठीक है, फुफ्फुसोथ। आ नंबर सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि संक्रमण जो फेफड़ों पर हमला करता है और उसके परिणाम स्वरूप खून की खांसी होती है तो उसको कौन सा रोग कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, उसको कहेंगे हम लोग क्षय रोग। कौन सा रोग, क्षय रोग। अगला है कि रेड क्रॉस को इंग्लैंड में प्रथम बार स्थापित किया गया। तो रेड क्रॉस को इंग्लैंड में सर्वप्रथम स्थापित किया गया था, ध्यान रखेंगे, किस सन में बताइए कमेंट सेक्शन में मालूम है, अगर आपको मालूम है तो जरूर बताएं, ठीक है। नंबर सही जवाब होगा सन 1879 में। अगला है कि धमनियां रक्त स्रों में मतलब कि किस प्रकार वर्क करती हैं। तो धमनियां रक्त स्रों में बताना है आपको यहाँ पर, ठीक है। तो वो खून चमकीला और उछलता हुआ बाहर निकलता है धमनियां रक्त स्रों में, ध्यान रखेंगे। अगला कि हड्डी की टूट के लक्षण क्या हैं। जब मान लीजिए हड्डी टूट जाती है तो उसके लक्षण क्या हैं, तो उससे आपको पता चलेगा कि आपको सूजन भी होगी, दर्द भी होगा, आपकी पावर कम हो जाएगी, शक्ति कम हो जाएगी, अंग हिलने डुलने में ठीक है, अक्षमता होगी, मतलब आप सक्षम नहीं रहेंगे। तो ये सभी प्रॉब्लम आती हैं अगर हड्डी टूट जाती है। तो सही जवाब इसका हो जाएगा उपरोक्त में से सभी, क्योंकि ये सभी चीज़ें होती हैं। अगला है कि प्राथमिक उपचार का तात्पर्य क्या, यानी कि पहला जो आपका इलाज हो रहा है उसका मतलब क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, घर की दवाइयों से इलाज करना ही होता प्राथमिक। सबसे पहले कोई समस्या होती है तो घर में आपके पास जो मेडिसिन, जो आपके पास टेबलेट्स या फिर जो भी आप चीज़ होती हैं, जिस हिसाब से आपको कोई समस्या हुई है उस हिसाब से आप घर में पहले इलाज करते हैं, तो उसको कहेंगे घर की दवाइयों से इलाज करना। अगला कि प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो प्राथमिक उपचार का जो मुख्य उद्देश्य यही होता है कि डॉक्टर के आने से पूर्व शक्ति की स्थिति को बिगड़ने नहीं देना, मतलब कि कोई भी समस्या बढ़ रही है तो उसको कंट्रोल करना। जो भी हमारे पास इक्विपमेंट, जो भी हमारे पास उपकरण है या फिर जो भी चीज़ हमारे पास मेडिसाइंस, ठीक है, मेडिसिन है या फिर जो भी चीज़ है उसको हम कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। सही जवाब द नंबर हो जाएगा। अगला के प्राथमिक उपचार बक्से, यानी जिसको फर्स्ट एड बॉक्स बोलते हैं, उसमें क्या वस्तुएं होती हैं। यानी कि जो डॉक्टरों का एक बॉक्स होता है जहाँ पर वो अपने कुछ रखते हैं, पट्टी रखते हैं, रुई रखते हैं और थोड़े थोड़े जो केमिकल्स आते हैं, ठीक है, जिससे ब्लड रोक दिया जाता है, कुछ टेबलेट्स होती हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं फर्स्ट एड बॉक्स, जो कि डॉक्टरों के पास होता है। बहुत सारे लोग अपने घर में भी रखते हैं कि जो छोटी मोटी समस्याएं हो जाए तो उससे वो लोग अपना ट्रीटमेंट कर सकें। तो इसका फिलहाल सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए अगर आपको मालूम है तो कमेंट सेक्शन में, ठीक है।
सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, प्राथमिक उपचार हेतु आवश्यक दवाएं और कुछ वस्तुएं होती हैं, ये सब होती हैं, ध्यान रखेंगे। और अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम प्राथमिक चिकित्सा किस देश में शुरू हुई, मतलब कि सर्वप्रथम प्राथमिक यानी कि शुरुआत की जो कि चिकित्सा है वो किस देश से शुरुआत हुई थी, याद जान लीजिए आप, नहीं मालूम है तो ये हुई थी अपने ही देश से, भारत से। आ नंबर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड में प्रथम बार सेंट हॉर्न एम्बुलेंस एसोसिएशन ने कब प्राथमिक सहायता फर्स्ट एड शब्दावली को शासकीय रूप में अपनाया, तो इन्होंने अपनाया था सन 1879 में। सही जवाब आ हो जाएगा, ठीक है, ओके। अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि 1877 में इंग्लैंड में इस व्यवस्था का सूत्रपात किस वर्ष में हुआ, ठीक है, कौन सी चीज़ का 1877 में कौन सी चीज़ का सूत्रपात हुआ था, उसका नाम है सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। अगला है कि कच्ची टूटी, ठीक, कच्ची टूट अस्थिभंग होता है किसमें, किसमें होता है, लड़कियों में, लड़कों में, वृद्धों में। सही जवाब हो जाएगा बच्चों में ये समस्या होती है, ठीक है। अगला है कि जब हड्डी टूटने के साथ घाव भी हो जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, तो हड्डी के साथ, मतलब कि जब हड्डी टूटने के साथ घाव भी हो जाता है तो उसको कहेंगे विषम अस्थिभंग। क्या कहेंगे, विषम अस्थिभंग। आ नंबर सही जवाब होगा। मोच के लक्षण क्या होते हैं, तो मोच के जो लक्षण होते हैं ध्यान रखेंगे वो होते हैं जोड़ के बंधनों का खिंच जाना या फिर कट जाना, ठीक है, उसको कहेंगे हम लोग मोच के लक्षण ये हैं। विष के मुख्य प्रकार, तो विष के मुख्य प्रकार बताना है, तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, ठीक है, अम्लयुक्त विष पदार्थ। अगला है कि फफूंदी धातुओं का जहर, सड़ा हुआ भोजन का विष आदि आते हैं किसमें, तो ये जो सब चीज़ें हैं ये जो आती हैं वो आती हैं क्षोभ कारक के अंतर्गत, ठीक है, सही जवाब दा होगा। अगला है कि धतूरा, अफीम, गांजा, क्लोरोफॉर्म, ठीक है, फॉर्म, कुचला आदि किसमें आते हैं, तो ये सब जो चीज़ें हैं वो आती हैं अम्लयुक्त के अंतर्गत। आ नंबर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि जलन कहलाता है जब शरीर का ठीक है झुलसना है या शरीर का पूरी तरह जलना है, तो जलना जो है कहलाता है, जलना हम उस चीज़ को कहेंगे जब हमारा ठीक है आग या दहकती हुई वस्तु से देह जल जाती है तो उसको हम कहेंगे जलना। आ नंबर सही जवाब होगा। अगला है कि स्नान का हमारे देश में सबसे उत्तम समय क्या है, यानी कि जब से सबसे पहले जब नहाया जाता है, स्नान किया जाता है, तो उसका सबसे समय यानी कि बेटर समय कब है, कब नहाना चाहिए, तो फिलहाल इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, प्रातः काल यानी कि सुबह सुबह, ठीक है, प्रातः काल सही जवाब होगा बा नंबर। अगला है कि ध्यान से सुनेंगे, केशों, ठीक है, केशों को गंदा रखने में कौन सा परजीवी सिर में पड़ जाता है, ठीक है, यानी कि अगर आपका जो सिर है या बाल हैं जो गंदे रहेंगे तो उसमें क्या पड़ जाता है, तो सिंपल सी बात है उसमें बताना, सही जवाब इसका क्या होगा, उसमें जूं, यानी कि जिसको आप लोग हिंदी में जुआ बोलते हैं, यही पड़ जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। फिलहाल जो मैंने क्वेश्चन आप सभी को बताए हैं अपने हिसाब से इंपॉर्टेंट ही बताए हैं, तो इस तरह के प्रश्न आपको कुछ देखने को मिलेंगे। मैं गारंटी नहीं लूँगा कि सारे के सारे जो मैं क्वेश्चन बताया यही आएंगे, लेकिन इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक बेसिक जो टिप्स और ट्रिक्स है मैं आपको वो बता दे रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि आपको जिस भी प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम होगा और इस तरह का प्रश्न है और इसका उत्तर नहीं मालूम है, तो वहाँ पर आप लोगों के लिए 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। उसमें से आपको जिस भी प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम, मान लीजिए इसका नहीं मालूम, तो वहाँ पर आपको दा वाला सेलेक्ट कर लेना, इंग्लैंड, ठीक है, या फिर यहाँ इंग्लैंड की जगह हो सकता है उपरोक्त में से सभी, या यहीं पर हो सकता है इनमें से सभी, ठीक है। तो इस प्रकार वाले के जितने भी ऑप्शन हैं उनको ही सिलेक्ट करना है। जैसे कि अगला भी प्रश्न है, इसका भी उत्तर नहीं मालूम है, ठीक है, यहाँ पर द नंबर पे लिखा उपरोक्त में से सभी, ठीक है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, तो यही वाला आपको लास्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, क्योंकि ज़्यादातर यही सही होता है। ये मैंने खुद पर्सनली एक्सपेरिमेंट किया, मैंने मॉडल पेपर में देखा भी है। तो इस प्रकार आप लोग ये टिप्स और ट्रिक्स अपना सकते हैं, वर्किंग ट्रिक्स है। हालांकि जिस भी प्रश्न का उत्तर मालूम है उसको बेशक दीजिए, जिसका नहीं मालूम है उसमें ये ट्रिक अपनाइए। बाकी ये PDF अगर आपको लेना है आंसर सहित तो आप हमें टेलीग्राम व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, वहीं पर हम आपको सेंड कर देंगे। बाकी मिलते हैं आपको एक और नए वीडियो में, लेकिन ये आपका अपना ही चैनल सक्सेस हुए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।